तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है इडियम्स। ये हमारी एक बुक है बीके रस्तों की, उस बुक से लिया गया रेफरेंस है। तो आप यदि चाहें तो उस बुक को परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसको बुक को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी इसके बाद। तो शुरू करते हैं आज के इडियम्स के बारे में। तो पहला इडियम्स रहेगा टू कीप ऑन्स फिंगर क्रॉस्ड। मतलब कई बार क्या है कि हम हमारी उंगलियों को इस तरह क्रॉस करके रखते हैं। क्रॉस का मतलब दोनों उंगलियों को जब क्रॉस करके रखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कोई अच्छी चीज़ की आशा करते हैं। जैसे कोई हम चाहते हैं, कोई मैच देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मूवी नहीं कोई मैच देख रहे हैं, तो मैच के अंदर क्या है कि हम उंगलियों को क्रॉस करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारी जो पसंदीदा टीम है या पसंदीदा जो खिलाड़ी है वो उस मैच के अंदर बेहतर करे। मतलब होप फॉर द बेस्ट दैट नथिंग विल हैपन टू अपसेट वंस प्लान। कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं घटित होना चाहिए जो उसके प्लान के अंदर ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट मतलब बेहतरी के लिए। तो वी कीप और फिंगर क्रॉस्ड टिल द फाइनल रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड। तो हमने क्या है अपनी अपनी फिंगर क्रॉस्ड कर रखी है, मतलब अच्छी चीज़ की आशा कर रखी है जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते। फिर आता ब्लू ब्लड। क्या था? ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड की बात करें तो ये कहते हैं ना कि ये तो आदमी अलग ही दिखता है। अलग दिखने का मतलब होता है ब्लू ब्लड मतलब उच्च कुलीन व्यक्ति। क्या उच्च कुलीन मतलब बड़े घर का आदमी कहते हैं ना भाई। कई बार आप ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं अरे तुम तो अच्छे घर के आदमी लगते हो। उनको कैसे पता कि तुम अच्छे घर के आदमी लगते हो कि नहीं? तो उनकी क्यों? क्योंकि कुछ हरकतें होती हैं जो उन्हें एक सभ्य घर का बनाती है। क्या? एक सभ्य घर का बनाती है, सभ्य घर का उनको प्रदर्शित करती है। इस बात को कहते हैं ब्लू ब्लड मतलब उच्च कुलीन व्यक्ति या एरिस्टोक्रेट। हिज हैबिट रिवेल दैट ब्लू ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग इन हिज दिस वैन। मतलब कि उसकी जो नसें हैं तो नसों के अंदर क्या है कि एक उच्च कुल का जो खून है, ब्लड ब्लू ब्लड, तो वह आज भी बह रहा है। तो उसकी आदतें ये चीज़ बता देती है। ब्लू ब्लड मतलब उच्च कुलीन व्यक्ति। फिर आता है ए स्नैक इन द ग्रास। क्या? स्नैक इन द ग्रास वो कहते हैं ना आस्तीन का सांप। कि मतलब अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी मतलब जो ऐसा दुश्मन जिसको पहचाना नहीं जा सकता। क्या? ऐसा दुश्मन जिसको पहचाना नहीं जा सकता। अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी मतलब आस्तीन का सांप। तो मनोहर प्रूव्ड टू बी ए स्नैक इन द ग्रास। मनोहर ने क्या कैसे सिद्ध किया खुद को कि वह आस्तीन का सांप है? तो मनोहर प्रूव्ड टू बी ए स्नैक इन द ग्रास। फिर बात करें टू लुक ब्लू। क्या? टू लुक ब्लू की बात करें तो सैड और डिसकंटेंट। सैड और डिसकंटेंट का मतलब कंटेंटेड मतलब उदास या असंतुष्ट। क्या? उदास या असंतुष्ट की बात करें सैड और डिसकंटेंटेड मतलब उदास या असंतुष्ट। तो मोहन लुक्ड ब्लू एज ही हैड फेल्ड। कि मोहन क्या बहुत ज़्यादा उदास है, असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वह फेल हो गया। मोहन बहुत ज़्यादा उदास है, लुक्ड ब्लू एज ही हैज़ फेल्ड मतलब वो बहुत उदास है, असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया। फिर आता टू लुक ब्लैंक। कई बार क्या होता है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसको आप देख के भी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि वह अलग ही बैठा होगा, चुपचाप बैठा होगा, शांत बैठा होगा। लुक ब्लैंक। ब्लैंक के मतलब कि भैया वो खाली जैसा लगता है कि ना तो उसके चेहरे पे उमंग है, न दुख है, न कुछ है, बस चुपचाप बैठा है। मतलब टू लुक पजल्ड मतलब परेशान होता आदमी, ऐसा ही लगता है। वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दीज डेज। इन दिनों तुम क्या परेशान क्यों दिखते हो, मतलब परेशान क्यों लग रहे हो। वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दीज डेज। फिर आता है एट डेगर स्ट्रॉन। क्या? एट डेगर स्टोन। डेगर का मतलब होता है खंजर। डेगर का मतलब क्या होता है? खंजर। तो डेगर ड्रॉन तो वही बात आती है कि देखते ही जिसके भाई कई बार क्या होता है इसको देखते मेरे क्या खून उतर आंखों में खून उतर जाता है। या फिर डेगर स्टोन मतलब बहुत खतरनाक शत्रुता। इन ओपन एनिमिटी। इन ओपन एनिमिटी मतलब कि कटु शत्रुता होना। तो इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर स्टोन दीज डेज। इन दिनों क्या कि भारत और पाकिस्तान क्या में कटु शत्रुता चल रही है। और ये हमारे 2018 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। एट डेगर स्टोन मतलब कि कटु शत्रुता होना। फिर आता एट सिक्स एंड सेवन्स। एट सिक्सेज एंड सेवन्स मतलब
अस्त व्यस्त होना। कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त होती है, डिसऑर्डर में होती है। इसका मतलब एट सिक्सेज एंड सेवन्स मतलब अस्त व्यस्त होना। दी द बुक्स आर लेइंग एट 6 एंड 7 इन द रूम, कि जो किताबें हैं वो यहाँ वहाँ कमरे के अंदर अस्त व्यस्त पड़ी है। 6 एंड 7 का मतलब कि अस्त व्यस्त होना। पता एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की बात करें तो मतलब झगड़े की जड़, मतलब कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े की जड़, क्या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कश्मीर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, असहमति का कारण है, झगड़े की जड़ है। फिर आता बोन ऑफ कंटेंशन, क्या था बोन ऑफ कंटेंशन की बात करें झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि हमारे जो कश्मीर है बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े का कारण है, किस किस के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। क्या था एट वंस बैक एंड कॉल, क्या एट वंस बैक एंड कॉल मतलब कि कोई आदमी यदि सेवा में तत्पर रहता है, एट वंस सर्विस मतलब सेवा में तत्पर है, उसके लिए काम मिला था एट वंस बैक एंड कॉल। ही इज ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज फादर, कि वह हमेशा उसके पिताजी की सेवा में तत्पर रहता है, पिताजी जो कहते हैं करने के लिए तैयार रहता है। तो एट वंस बैक एंड कॉल मतलब सेवा में तत्पर होना। फिर बात करें एट ए लॉस, एट ए लॉस की बात करें तो बी परप्लेक्स्ड अनसर्टेन मतलब अनिश्चयी होना, बी परप्लेक्स्ड या अनसर्टेन मतलब अनिश्चयी होना। तो ही वॉज एट ए लॉस ऑफ वर्ड्स, ही वॉज एट ए लॉस ऑफ वर्ड्स मतलब अनिश्चय होना। ही एट ए लॉस मतलब ही वॉज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स मतलब कोई व्यक्ति परप्लेक्स्ड है, अनसर्टेन मतलब बहुत ज़्यादा अनिश्चयी, उसके लिए एट ए लॉस सब काम में लेते हैं। बात करें 2004 और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कौन एट ए लॉस की, तो आई एम एट ए लॉस एंड डोंट नो व्हाट टू डू, कि मैं असमंजस में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। एट ए लॉस मतलब अनिश्चय होना, असमंजस में होना। तो मैं आई एम एट ए लॉस, मैं अनिश्चय हूँ, असमंजस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर आता है ए वेट ब्लैंकेट, क्या ए वेट ब्लैंकेट हिंदी में तो कहें तो इसको गीला कंबल कहेंगे। तो कहते हैं ना कि इसके ऊपर गीला कंबल डालिए, मतलब कि कोई यदि उत्साह से भरा हुआ है तो इसको ठंडा करो, ठंडा करो मीन्स निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति में एक किल जॉय, किल जॉय मतलब यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित है तो उसके उत्साह को कम करने वाला व्यक्ति, ए वेट ब्लैंकेट मतलब निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति। ये हमारे 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए वेट ब्लैंकेट। तो महेश प्रूव्ड a wet blanket in the party as he talked about books there also, कि महेश क्या है, महेश ने बातों ही बातों में क्या किताबों की बात करने लग गया, महेश क्या बातों ही बातों में किताबों की बात करने लग गया पार्टी के अंदर। तो वह क्या इससे धीरे धीरे करके सबका उत्साह कम हो गया बातचीत करने में। तो महेश क्या निकला, एक वेट ब्लैंकेट मतलब निकला, मतलब एक किल जॉय निकला है। किल जॉय का मतलब कि उत्साह खत्म करने वाला व्यक्ति साबित हुआ है, कौन, महेश। तो ए वेट ब्लैंकेट मतलब एक किल जॉय मतलब निरुत्साहित करने वाला। फिर आता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की बात करें मतलब आकस्मिक विपदा आती है, उसके लिए आता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब सडन कैलामिटी, आकस्मिक विपदा। अरुण्स फेल्योर मतलब अरुण की जो असफलता इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम के अंदर, आफ्टर इज फादर्स डेथ उनकी पिताजी के बाद, कैम एज ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, कि ये एक तरह की वो आकस्मिक विपदा ही थी कि उनके उसके अरुण के तो एग्ज़ाम चल रहे थे, कि एग्ज़ाम की वजह से एग्ज़ाम के दौरान क्या है कि उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या अरुण फेल हो जाता है, क्या अरुण क्या होता है, फेल हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आकस्मिक विपदा मतलब सडन कैलामिटी, की एक तो आई थी दूसरी एक और आ गई। फिर आता है ए बर्निंग क्वेश्चन, क्या था ए बर्निंग क्वेश्चन, तो इसका मतलब एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब कि कोई ज्वलंत क्वेश्चन होता है आज का, मतलब खास खबर जिसको कहते हैं ना खास खबर। तो ये बर्निंग क्वेश्चन मतलब खास खबर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ए बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब इन दिनों क्या है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है मतलब सीमा पार आतंकवाद है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। फिर आता है टू बर्न वंस बोट, टू बर्न वंस बोट बात करें तो इसकी टू डिसाइड फाइनली मतलब अंतिम निर्णय करना, टू डिसाइड फाइनली मतलब अंतिम निर्णय करना। टू बर्न वंस बोट मतलब
कि वो कहते हैं ना कि अब तो मैं नाव के आग ही लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अंतिम निर्णय कर लिया है। टू डिसाइड फाइनली बाय ज्वाइनिंग बीएसएनएल को ज्वाइन करके ही हैज बर्न्ट हिज बोट टू डिसकंटिन्यू स्टडीज़, कि मैंने पढ़ाई को बंद करके अब बीएसएनएल को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। मतलब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, अंतिम निर्णय ले लिया, मतलब टू बर्न वन स्पॉट। फिर आता टू लुक ब्लैंक। क्या? टू लुक ब्लैक। ब्लैक की बात करें, बिकेम एंग्री। टू लुक ब्लैक की बात करें, इसका होगा क्या? टू बिकेम एंग्री मतलब नाराज होना। तो ही इज लुकिंग ब्लैक एट हिज फ्रेंड्स कंडक्ट, मतलब उसके जो दोस्त है तो उसका कंडक्ट मतलब आचरण, उसके दोस्त को आचरण को देख के वह बहुत नाराज हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ, गुस्से होगा। तो टू लुक ब्लैंक मतलब नाराज होना, बिकेम एंग्री। फिर आता है ए डार्क हॉर्स। क्या था? ए डार्क हॉर्स मतलब कि कोई छुपा रुस्तम होता है, उसके लिए ए पर्सन हुज चांसेस ऑफ सक्सेस आर नॉट नोन, मतलब एक ऐसी चीज़, ऐसा व्यक्ति जिसके जीतने के चांस ना न के बराबर थे, मतलब किसी को पता नहीं था कि ये जीत जाएगा, उसे कहते हैं छुपा रुस्तम। क्या कहते हैं? छुपा रुस्तम। तो फ्रांस प्रूव्ड ए डार्क हॉर्स इन 1998 वर्ल्ड कप सॉकर, मतलब जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, सॉकर वर्ल्ड कप, तो उसमें फ्रांस को के बारे में किसी को भी पता नहीं था कि वह इतना बढ़िया खेलेगा कि वह उस वर्ल्ड कप को जीत जाएगा। तो फ्रांस कैसा निकला है? एक डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम निकला। फिर आता टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। डेड हॉर्स तो आप समझते हो, मरा हुआ घोड़ा होता है, उसे डेड हॉर्स कहते हैं। मतलब कोई मरे हुए घोड़े पे दाव लगाता है, तो इसका मतलब तो फालतू के काम करना, मतलब व्यर्थ कार्य करना। टू डू यूजलेस वर्क। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मत फ्लॉग का मतलब तैराना होता है, जो हमारे मरे हुए घोड़े को तैराना, तो वो बात होती है। तो स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन द ट्यूशन ऑफ ए डल स्टूडेंट इज लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, कि मतलब एक कमज़ोर छात्र के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, ऐसा लगता है जैसे टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मतलब व्यर्थ के कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। जबकि ये बात तो थोड़ी सी अजीब है। क्यों? क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे होंगे उन पे तो ट्यूशन तो लगानी पड़ेगी उनको, लेकिन कोई बात नहीं। एक क्लोज फिस्टेड मैन। क्या? एक क्लोज फिस्टेड मैन की बात करें, माइजर होता है जो कंजूस व्यक्ति होता है, उसके लिए कही जाए ये बात। कंजूस व्यक्ति के लिए एक क्लोज फिस्टेड मैन मतलब एक कंजूस आदमी। तो महेश इज ए क्लोज फिस्टेड मैन एज ही नेवर एंटरटेन हिज फ्रेंड। एंटरटेन का मतलब कि वह उनको कभी भी खिलाता पिलाता नहीं है। महेश क्या अपने दोस्तों को कभी भी खिलाता पिलाता नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि महेश क्या है, एक बहुत ही क्लोज फिस्टेड मैन है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी है। तो मैक ए क्विक बक। क्विक बक का मतलब चीट करना, धोखा देना। मैक ए क्विक बक मतलब चीट करना या धोखा देना। तो उसकी बात करें तो एवरीवन ट्राइज टू मेक ए क्विक बक ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान, कि हर कोई इन राजस्थान के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं उसको धोखा देने में लगा हुआ है। तो एवरीवन ट्राइज टू मेक ए क्विक बक ऑफ टूरिस्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको क्या धोखा देने, चीट करने में हर कोई लगा हुआ है। फिर आता टू पुट ऑन एयर्स। क्या है? टू पुट ऑन एयर्स मतलब टू पुट ऑन एयर्स मतलब टू लुक इम्पोर्टेंट। टू लुक इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होना। टू लुक इम्पोर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण होना। हिज सिलेक्शन ऑफ इन आर एस हैज़ मेड हिम पुट ऑन एयर्स, मतलब कि उसका सिलेक्शन जैसे आर एस के अंदर हुआ, वह आदमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो हिज सिलेक्शन इन आर एस हैज़ मेड हिम पुट ऑन एयर्स, मतलब उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया। क्या था? फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। क्या? फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कोई व्यक्ति यदि दर दर की ठोकर खाता है, क्या कोई व्यक्ति दर दर की ठोकर खाता है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब दर दर की ठोकरें खाना, मतलब फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो ही वॉज ड्राइवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ही वॉज ड्राइवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ ए जॉब, कि मतलब वह दर दर की ठोकरें खा रहा है एक जॉब प्राप्त करने के लिए, एक काम प्राप्त करने के लिए क्या दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या था? इन डोल्ड्रम। डोल्ड्रम की बात करें तो टू बी इन ट्रबल मतलब संकट में होना। इन डोल्ड्रम की बात करें टू बी इन ट्रबल मतलब संकट में होना। द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान इन डोल्ड्रम, कि राजस्थान के अंदर क्या है, पर्यटन का जो भविष्य है वो डोल्ड्रम में मतलब संकट में लगता है, कि कोई नहीं आएगा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
राजस्थान में टूरिस्ट बहुत आते हैं, जिसमें तो उदयपुर और जयपुर खास है। फिर आता है टू स्मेल एट, मतलब कोई बात होती है उसमें यदि आपको कोई शक हो, कोई ट्रिक का सस्पेक्ट हो जाए, मतलब टू सस्पेक्ट ट्रिक, मतलब किसी बात का आपने पता लगा लिया, तो इसको कहते हैं टू स्मेल ए रेट। हिज नेबर्स प्लॉटेड टू चीट हिम बट ही स्मेल्ड द रेट, लेकिन उसने तुरंत इस चीज़ का पता लगा लिया। 2008 के अंदर आया क्वेश्चन है कि उसके जो पड़ोसी थे उसने क्या, उसको धोखा देने के लिए एक साजिश रची, प्लॉट टू चीट, उसको धोखा देने के लिए साजिश रची, बट ही स्मेल्ट ए रेट, मतलब लेकिन उसको उनकी गंदी आदतों के बारे में पता चल गया और वो बच गया। कहता टू विन लॉरेल्स, टू विन लॉरेल्स मतलब होता है सम्मान अर्जित करना। क्या था? सम्मान अर्जित करना। टू अर्न रेपुटेशन ऑनर, टू अर्न रेपुटेशन ऑनर मतलब सम्मान अर्जित करना। इस सक्सेस इन आर एस ओन हिम लॉरेल्स, कि उसकी जो सफलता है आर एस के अंदर, उसने क्या बहुत ज़्यादा सम्मान अर्जित किया है, उस बात ने क्या बहुत ज़्यादा सम्मान अर्जित किया है। तो हिज सक्सेस इन आर एस वोन हिम लॉरेल्स। कहता टू कीप वंस हेड, कहता है टू कीप वंस हेड का मतलब होता है कीप काम, कि रिमेन कूल, मतलब ठंडा रखना, धैर्य रखना। तो वाजपेयी कीप्स हिज हेड ड्यूरिंग द डिबेट्स इन पार्लियामेंट, कि जब भी वार्तालाप होता था, डिबेट्स होती थी, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो क्या करते थे कि धैर्य बना के रखते थे, कि काम रहते थे, मतलब कीप हिज हेड। तो जब भी वार्तालाप होती थी, डिबेट होती थी पार्लियामेंट मतलब संसद के अंदर, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी शांत रहते थे, धैर्य बना के रखते थे। फिर आता है हेड ओवर हील। क्या? हेड ओवर हील, हेड ओवर हील की बात करें मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली और डीपली, कंप्लीटली और डीपली मतलब पूरी तरह से। तो हेड ओवर हील मतलब कंप्लीटली और डेडली डीपली। तो ही इज हेड्स ओवर हील इन डेप्थ, कि वह पूरी तरह से कर्जे में डूब गया। ही इज हेड्स ओवर हील इन डेप्थ मतलब वह पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ। फिर आता है टू कट ए सॉरी फिगर। क्या? टू कट ए सॉरी फिगर, तो वही आता है कि ऐसा काम करना जिसके बाद में आपको माफ़ी मांगनी पड़े, मतलब टू कट आउट ए बैड परफॉर्मेंस, मतलब अच्छा प्रदर्शन न करना। टू कट ए सॉरी फिगर, टू टर्न आउट ए बैड परफॉर्मेंस मतलब एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस देना, टू कट आउट ए बैड परफॉर्मेंस। तो इसके लिए कही गई ये बात है। फिर आता टू रीड बिटवीन द लाइन्स। या टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स की बात करें तो मतलब कोई व्यक्ति जो लाइनों के बीच में क्या लिखा हुआ वो तक पढ़ ले, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइनों के बीच में पढ़ पाना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि लाइनों के बीच में पढ़ पाना मतलब गूढ़ रहस्य होता है, कोई छुपी हुई बात है वो पढ़ पाना होता है, क्योंकि लाइनों के बीच में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी पढ़ ले इसका मतलब टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब कोई व्यक्ति जो गूढ़ रहस्य और छुपा हुआ रहस्य पढ़ लेता है उसके लिए कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन, मतलब टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ये मैं 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स आर एस के अंदर। ही वॉज एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स व्हेन ही स्टडीड गीता, कि जब उसने गीता पढ़ना शुरू किया तो वह क्या रीड बिटवीन द लाइन मतलब गूढ़ रहस्य समझने के लिए योग्य हो गया। फिर आता इन्स और आउट्स। इन्स और आउट्स की बात करें, ऑल द सीक्रेट्स मतलब सारा भेद जान लेना, ऑल द सीक्रेट्स मतलब सारा भेद जान लेना। तो तेंदुलकर ऑन्स द इन्स एंड आउट्स ऑफ क्रिकेट, तेंदुलकर ने क्या नॉज जानता इन्स एंड आउट्स ऑफ क्रिकेट मतलब अंदर बाहर की सारी चीज़ें तेंदुलकर जानता है। फिर 1994 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ बीन हेयर फॉर ईयर्स, मतलब कि वह बहुत सालों से यहाँ पर है। ही शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब बाय नाउ, मतलब कि अब वो उससे क्या है कि इसके क्या सारे भेद जानने चाहिए, कि वो बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा है, उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए। इन्स आउट एंड आउट्स मतलब सारा भेद जानना, ऑल द सीक्रेट्स। फिर आता गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप की बात करें तो टैलेंट फॉर स्पीच मतलब भाषण प्रतिभा। क्या भाषण प्रतिभा होती है? गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब टैलेंट ऑफ स्पीच। अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कि उनके पास बोलने की भाषण प्रतिभा थी। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब भाषण प्रतिभा, टैलेंट ऑफ फॉर स्पीच। फिर टू मिस द बोट मतलब टू
मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई व्यक्ति यदि अवसर गवा देता है, कोई व्यक्ति यदि अवसर गवा देता है उसके लिए कही जाती है टू मिस द बोट। फिर आता है इफ़ यू डू नॉट अपीयर इन RS दिस ईयर यू माई दिस ईयर यू माई मिस द बोट। यू माई नहीं आएगा, मे आएगा। क्या आएगा? मे आएगा। यू मे मिस द बोट। तो ये ए छूट गया यहाँ पे, यहाँ पे ए रह गया, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यू मे मिस द बोट कि यदि तुमने RS का एग्ज़ाम इस बार नहीं दिया तो तुम अवसर खो दोगे। फिर आता है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है काली भेड़। काली भेड़ मतलब कोई व्यक्ति जिससे कलंक लगा होता है, अयोग्य व्यक्ति होता है, उसके लिए द अनवर्दी पर्सन मतलब कलंक, अयोग्य व्यक्ति को हम ब्लैक शिप कहते हैं। फिर आता तो मदन इज ए ब्लैक शिप इन द विलेज। गांव के अंदर मदन क्या कलंक या अयोग्य व्यक्ति साबित हुआ है। एज ही इज इन्वॉल्व इन स्मगलिंग। क्यों? क्योंकि वह क्या स्मगलिंग के अंदर मिला हुआ है। वह क्या स्मगलिंग के अंदर मिला हुआ है, इसलिए जो मदन है वो कैसा साबित हुआ है? एक ब्लैक शिप साबित हुआ है। क्या था अबव बोर्ड? क्या था अबव बोर्ड की बात करें तो फेयर डिसेंट मतलब ईमानदार और साफ सुथरा। अबव बोर्ड की बात करें तो फेयर एंड डिसेंट की बात करें तो कोई ईमानदार साफ सुथरा होता है उसके लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी इज अबव बोर्ड इन पॉलिटिक्स। कि राजनीति के अंदर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे इज अबव बोर्ड थे, मतलब साफ सुथरे और ईमानदार व्यक्ति थे। टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर मतलब किसी की उंगली को जला देना, मतलब अनावश्यक खतरे में पड़ना। मतलब टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल। क्या? कोई भी अनावश्यक खतरा है उसके अंदर पड़ने को क्या बोलते हैं? टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर मतलब अनावश्यक खतरे में पड़ना। टू बर्न हिज फिंगर्स बाय इंटरफेसिंग इन हिज नेबर्स अफेयर। कि उसने अपनी उंगली जला दी, मतलब अनावश्यक खतरे में पड़ गया। बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर मतलब जो पड़ोसी का जो झगड़ा था, मसला था, उसके अंदर वो जैसे शामिल हुआ तो अनावश्यक खतरे में पड़ गया। कहता टू स्टीयर अप ए हॉर्नेट नेस्ट। टू स्टीयर अप ए हॉर्नेट नेस्ट मतलब क्रिएट ट्रबल, स्टीयर अप एनिमीज मतलब मुसीबत मोल लेना, शत्रु को छेड़ना। कई बार होता है मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मांगने जैसी बात होती है। क्या? टू स्टीयर अप ए हॉर्नेट नेस्ट मतलब क्रिएट ट्रबल, स्टीरियर अप एनिमीज मतलब मुसीबत मोल लेना, शत्रु को छेड़ना। इफ़ यू क्रिटिसाइज योर एनिमी इट विल बी स्टीरिंग अप ए हॉर्नेट नेस्ट मतलब कि यदि आप अपने जो दुश्मन है उसको क्रिटिसाइज करते हो, उसकी आलोचना करते हो, तो ये आपको क्या है ऐसा लगता है जैसे कि मुसीबत मोल लेने जैसी बात लगती है। इट विल बी स्टीरिंग अप ए हॉर्नेट नेस्ट। फिर आता है ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है जब मूर्खों का स्वर्ग की बात करें तो वो होता है एक तरह से काल्पनिक खुशी, ये जो या भ्रम में रहना, वही होते हैं मूर्ख तो क्या कल्पनाओं में जीते हैं। मतलब फूल्स पैराडाइज मतलब टू लिव इन इल्यूजन और इन अनथिंकिंग हैप्पीनेस मतलब भ्रम में रहना, काल्पनिक खुशी। टू लिव इन इल्यूजन मतलब ए फूल्स पैराडाइज। दोज हु थिंक दैट दे कैन पास द IAS एग्जामिनेशन मतलब जो ऐसा सोचते हैं कि वे IAS एग्जाम पास कर सकते हैं विदाउट हार्ड वर्क, बिना मेहनत किए, तो आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज वो कैसे कैसे हमारे एक बहुत ही जो भ्रम है उसके अंदर जी रहे। तो मूर्खों का की बात करते हैं तो उनकी जो खुशी होती है, भ्रम होता है, उसके अंदर वो जी रहे, जबकि ऐसा नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। फिर बात आता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या था? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कि जैसे होता है ना कि भैया कभी थकूंगा तो आराम करूंगा और आराम करके फिर काम करूंगा, मतलब अनियमित रूप से, मतलब नॉट रेगुलरली। कोई व्यक्ति यदि रेगुलर काम नहीं कर रहा है इसका मतलब तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब नॉट रेगुलरली, अनियमित रूप से काम करना। वन हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कांट सक्सेड मतलब जो अनियमित रूप से काम करता है वो कभी भी सफल नहीं होगा। क्या? वन हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट कांट सक्सीड मतलब जो अनियमित रूप से काम करता है वो कभी भी सफल नहीं होगा, उसके लिए कही जाती है ये बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिर आते ही हैज बीन ट्राइंग टू लर्न। ही हैज बीन ट्राइंग टू लर्न जर्मन फॉर 3 years। 3 सालों से वो है जर्मन सीखने की पूरी कोशिश कर रहा है।
बट टेल हिम इट इज़ नो यूज स्टडिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कि वह बहुत सालों से 3 सालों से क्या जर्मन सीखने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट टेल हिम, लेकिन उसे बताओ इट इज नो यूज स्टडिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट, लेकिन तुम अनियमित रूप से सीख रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो तुम अनियमित रूप से सीख रहे हो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये चीज़ उसको बताओ, जब भी तो उसको पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना है। फिर आता है इन कोल्ड ब्लड, क्या था इन कोल्ड ब्लड की बात करें तो क्रूली, क्रूली मतलब निर्दयतापूर्वक, क्रूली मतलब क्या होता है निर्दयतापूर्वक। तो द मर्चेंट वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, कि भाई जो मर्चेंट था व्यापारी था उसका कत्ल हो गया, उसकी हत्या हो गई, कैसे कोल्ड ब्लड मतलब निर्दयतापूर्वक। कहते हैं ना इसका तो खून ही जम गया था, क्या होता है इसका तो खून ही जम गया था, कोल्ड ब्लड हो गया था, क्रूली मतलब निर्दयतापूर्वक। फिर आता था एसिड टेस्ट, क्या था एसिड टेस्ट मतलब कि दूध का दूध पानी का पानी, कहते हैं ना सही मूल्यांकन करना, कि सही मूल्यांकन करना मतलब द एसिड टेस्ट। तो द टेस्ट दैट गिव्स कंक्लूसिव प्रूफ, कि मतलब एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसी परीक्षा तो ऐसा प्रूफ देता, कंक्लूसिव प्रूफ देता ऑफ वर्थ ऑफ समथिंग, मतलब जिसका कोई मतलब निकले, मतलब जिसका कोई मतलब निकले, वर्थ ऑफ समथिंग, तो ऐसा कोई प्रूफ देता है, मतलब किसी चीज़ का सही मूल्यांकन करना। द असेंबली इलेक्शन, जो हमारे असेंबली इलेक्शन है, विल बी द एसिड टेस्ट ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ द बीजेपी, कि उससे पता चल जाएगा कि बीजेपी को लोग कितना पसंद करते हैं, क्या बीजेपी को लोग कितना पसंद करते हैं ये पता चल जाएगा जो हमारे असेंबली इलेक्शन है उसके बाद, मतलब एमएलए की इलेक्शन है उसके बाद पता चल जाएगा कि जो हमारी बीजेपी है तो इसको जनता कितना पसंद करती है, इसके बारे में सब एसिड टेस्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं एसिड टेस्ट ऑफ एन ऑफिसर हु aspires to high command is high ability to grasp quickly the essentials of a military problem, कि द एसिड टेस्ट ऑफ एन ऑफिसर, कि जो क्या कहते हैं ना कि एक ऑफिसर का एसिड टेस्ट की बात करते हैं, सही मूल्यांकन तब होता है हु एस्पायर टू हाई कमांड इज हिज एबिलिटी टू ग्रेस्प क्विकली द एसेंशियल्स ऑफ ए मिलिट्री प्रॉब्लम, कि वह कोई मिलिट्री समस्या आती है, सैनिक समस्या आती है, तो उसकी किस तरह से हाई कमान के सामने है ना कि उसका सामना करता है, तो इसके बारे में पता चल जाता है, सही मूल्यांकन करना द एसिड टेस्ट। तो एक ऑफिसर का एसिड टेस्ट भी तभी होता है जब कोई समस्या आती है। क्या था थ्रो वंस गाउंटलेट, क्या थ्रो वंस गाउंटलेट मतलब किसी को चुनौती देना। कई बार क्या होता है किसी के सामने हम लड़ाई करते हैं तो दस्ताने होते हैं तो उसको फेंक देते हैं, तो कहते हैं आजा होगा सो देखा जाएगा, तो होता है टू चैलेंज, मतलब किसी को चुनौती देना, या टू चैलेंज मतलब किसी को चुनौती देना, टू थ्रो वंस गाउंटलैंड मतलब किसी को चुनौती देना। हॉलैंड थ्रू डाउन द गाउंटलेट टू इंडिया, हॉलैंड ने क्या कि इंडिया को बहुत ज़्यादा चुनौती दी, एंड नेवर बॉदर्ड फॉर और स्ट्रॉन्ग बैटिंग, और उसने क्या हमारी जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग है उसकी कभी भी परवाह नहीं की, तो बॉदर्ड नहीं किया, तो घबराया भी नहीं वैसे तो ये उसके लिए भी काम में ले सकते हैं। फिर आता है रेनी डे, रेनी डे का मतलब मुसीबत का दिन, रेनी डे की बात करें तो उसे क्या कहते हैं मुसीबत का दिन, यदि कोई मुसीबत का दिन होता है, संकट का समय होता है, क्रिटिकल टाइम होता है, तो उसे रेनी डे कहते हैं। क्रिटिकल टाइम मतलब रेनी डे। फिर आता है वी शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, फैनी डे नहीं है रेनी डे, ये फैनी डे नहीं है रेनी डे है, ठीक है, कि हमें तो मुसीबत का समय, संकट का समय, तो संकट के समय कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए, तो रेनी डे आता है। फिर आता है ए वाइल्ड गूज चेज, कि वाइल्ड गूज चेज की बात करें तो यूजलेस एफर्ट, ये यूजलेस एफर्ट मतलब निरर्थक प्रयास होता है, उसे हम क्या कहते हैं ए वाइल्ड गूज चेज मतलब ए यूजलेस एफर्ट, निरर्थक प्रयास। टू पास द आईएएस एग्जामिनेशन, आईएएस की परीक्षा को पास करना विदाउट प्रिपरेशन इज ए वाइल्ड गूज चेज मतलब एक बेकार का प्रयास है, निरर्थक प्रयास है, बिना कोशिश के बिना तैयारी के यदि आप आईएएस की परीक्षा पास करने की सोच रहे हो तो ये निरर्थक प्रयास है। फिर बात करें बियॉन्ड वंस मीन, क्या बियॉन्ड वंस मीन मतलब साधनों से परे या पहुंच के बाहर, मतलब साधनों के परे या पहुंच से बाहर। मोर देन वंस मीन अलाउ, कि जैसे कोई व्यक्ति है
उसके पास साधन जितने हैं कि उससे भी बाहर जाके यदि कोई कार्य करता है, यदि उससे भी बाहर जाके कोई कार्य करता है, तो उसके लिए आती है ये वाली बात कि मोर देन वंस मीन्स अलाउ, कि किसी के संसाधन यदि उसे अलाउ नहीं करते हैं तो उसको भी छोड़ करके। इट इज़ बियॉन्ड माई मीन्स टू मेंटेन ए कार, कि इट इज़ बियॉन्ड माई मीन्स, कि मेरे पास जो संसाधन है इससे बाहर है, टू मेंटेन ए कार मतलब कार को मेंटेन करना मेरे जो संसाधन है उससे बाहर की बात है। ही लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स मतलब वह उसके जो संसाधन है उसके बाहर जीता, मतलब कमाता 10 रुपये, खर्चा 50 रुपये करता है। कमाता तो 10 रुपये और खर्चा कैसे करता है, 50 रुपये करता है, तो ये उसके लिए कही गई बात है। तो ही लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स। क्या था, टू ब्रेक द आइस, क्या था, टू ब्रेक द आइस, ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन था। बियॉन्ड वंस मीन्स मतलब होता है ना चादर से बाहर पैर फंसाना, वो आता है बियॉन्ड वंस मीन्स मतलब चादर से बाहर पैर फंसाना वाली फीलिंग देता है। फिर 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, टू ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट कन्वर्जेशन आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, मतलब बहुत लंबी चुप्पी थी, बहुत समय से चुप बैठे थे, लेकिन फिर अचानक किसी ने क्या चुप्पी तोड़ दी। मतलब RS 97 में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी ने क्या अचानक चुप्पी तोड़ी और कहा कि अरे यार बोलना है, क्या बोलना है, तो वो वाली बात आती है यहाँ पे कि स्टार्ट कन्वर्जेशन आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, मतलब बहुत लंबी चुप्पी के बाद में क्या कोई बोल पड़ता है, उसके लिए आता है ये वाली चीज़, टू ब्रेक द आइस। नो वन डेयर टू टॉक, एट लास्ट आई ब्रोक द आइस, मतलब किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो आखिर में भी क्या मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने ही ब्रेक कर दिया इसको, मतलब बातचीत करना शुरू कर दिया। फिर आता टू रन द गॉन्टलेट, मतलब टू रन द गॉन्टलेट, तो इसकी बात करें, टू रन द गॉन्टलेट की बात करें तो तीव्र आलोचना सहन करना, किसी चीज़ की तीव्र आलोचना सहन करना, मतलब बी एक्सपोज्ड टू सर्वाइव क्रिटिसिज्म, बी एक्सपोज्ड टू सर्वाइव क्रिटिसिज्म मतलब तीव्र आलोचना सहन करना। तो हिज करेज एंड पेशेंस, क्या उसका जो साहस है और जो उसका सब्र है, हेल्प्ड हिम टू रन द गॉन्टलेट ऑफ हिज ओपोनेंट्स, कि उसका जो साहस है और उसकी सब्र है, उन दोनों ने मिलके उसको मदद की है, ताकि उसकी जो तीव्र आलोचना थी जो उसके दुश्मनों ने, ओपोनेंट विरोधी ने उससे की थी, उसको सहन करने की, तो उसके पास इतनी हिम्मत है, उसकी बात करते हैं। तो टू दिस करेज, हिज करेज एंड पेशेंस हेल्प्ड हिम टू रन द गॉन्टलेट ऑफ हिज ओपोनेंट। फिर आता किन, किथ एंड किन मतलब सगे संबंधी होते हैं उनके लिए काम आते हैं किथ एंड किन, मतलब नियर एंड डियर, नियर एंड डियर मतलब किथ एंड किन, नियर एंड डियर मतलब किथ एंड किन, किथ एंड किन मतलब सगे सगे संबंधी। ऑल हिज किथ एंड किन अटेंडेड हिज मैरिज, उसके जो सारे सगे संबंधी थे उन्होंने क्या शादी को अटेंड किया। ऑल किथ एंड किन मतलब अटेंडेड द मैरिज, मतलब उसके जो सारे सगे संबंधी थे उन्होंने शादी अटेंड की है, अटेंडेड द मैरिज। फिर आता टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम डोर, या टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम डोर मतलब घर की जो दरवाज़ा है उससे हम क्या कहते हैं, भेड़ी को दूर रखना, मतलब भूखों न मरना। नोट टू स्ट्राइव मतलब भूखे नहीं मरना चाहिए इंसान, उसके लिए काम आता है नोट टू स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब भूखों न मरना, नोट टू स्ट्राइव मतलब भूखों न मरना। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब इस भूखों न मरना मतलब नोट टू स्ट्राइव। ही हैड टू एक्सेप्ट ए क्लरिकल जॉब फॉर कीपिंग द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, उसने क्या भूखों नहीं मरने के लिए क्या एक क्लरिकल जॉब थी उसको भी स्वीकार कर लिया, क्लर्क की जॉब थी उसको भी स्वीकार कर लिया, क्यों, क्योंकि वो भूखा नहीं मरना चाहता था, क्या भूखा नहीं मरने के लिए उसने क्या क्लरिकल जॉब को भी स्वीकार कर लिया। तो टू कीप द वोल्फ फ्रॉम अवे फ्रॉम द डोर मतलब भूखों नहीं मरना, नोट टू स्ट्राइक। फिर बात करें टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब कई बार जब अपन बॉक्सिंग करते हैं तो उसमें एक नियम होता है कि आप क्या है कि कमर के नीचे नहीं मार सकते, लेकिन यदि आपने गलती से कमर के नीचे मार दिया इसका मतलब आपने धोखे से वार किया, मतलब अनफेयर अटैक, अनफेयर अटैक मतलब धोखे से वार करना, मतलब टू हिट बिलो द बेल्ट। मतलब फाइट अनफेयरली, मतलब फाइट अनफेयरली मतलब टू ड्रैग हिज फादर इनटू ए फॉल्स केस, कि उनके पिताजी है उनके पिताजी को एक झूठे केस में शामिल करके, इज टू हिट बिलो द बेल्ट उसने क्या धोखे से वार किया है, मतलब उसकी बस की मेरे से लड़ाई करने की तो लगी नहीं, मेरे से जीत नहीं पा रहा, तो फिर क्या है कि मेरे पिताजी को
गलत केस में फंसा दिया, मतलब उसने धोखे से वार किया। भाई जीतता तो मेरे से जीतता, वो वाली बात होती है। फिर डच करेज। डच करेज का मतलब होता है शराबी का साहस। क्या शराबी का साहस होता है, कायर पुरुष होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, डच करेज। तो करेज इज ऑब्टेन बाय ड्रिंकिंग, करेज शोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल मतलब शराब के जो प्रभाव में आके जो साहस दिखाता कोई व्यक्ति, तो करेज ऑब्टेन बाय ड्रिंकिंग, मतलब शराब पी के या पी के या शराब के नशे में जो साहस दिखाया जाता है उसे डच करेज कहते हैं। ही पोजेसेस टू बी ए ब्रेव बट एक्चुअली ही इज एन आउटवर्डली पेंटेड डच करेज, कि वह इस तरह से दिखाता है, वह क्या इस तरह से दिखाता है कि वह बहुत ज़्यादा बहादुर है, कि टू बी ब्रेव बहुत ज़्यादा बहादुर है, बट एक्चुअली लेकिन वास्तव में ही इज़ एन आउटवर्डली पेंटेड डच करेज, लेकिन वो बाहरी दिखावा कैसा है, जैसे कुछ शराबी साहस दिखाता ना दिखावे का, तो वैसा है वो, उसमें कोई खास साहस नहीं है। फिर आता बैड ब्लड। बैड ब्लड की बात करते हैं, इल फीलिंग। बैड ब्लड की बात करें, इल फीलिंग मतलब दुर्भावना होना। बैड ब्लड की बात करें तो इल फीलिंग मतलब दुर्भावना होना। तो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी समटाइम्स क्रिएट हैड बैड ब्लड अमंग रियल ब्रदर्स। मतलब जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, कभी कभी जो सगे भाई होते हैं उनके बीच में दुर्भावना, इल फीलिंग मतलब बैड ब्लड्स पैदा कर सकती है, दुर्भावना पैदा कर सकती है क्या संपत्ति। कहता बिटर पिल। बिटर पिल की बात करें तो अपमान की घूंट पीना। बिटर पिल की बात करें तो अपमान की घूंट पीना मतलब समथिंग ह्यूमिलिएटिंग। समथिंग ह्यूमिलेटिंग मतलब अपमान की घूंट पीना। ही हैड टू swallow, क्या ही हैड टू swallow ए bitter pill when he was caught copying, कि जब वह क्या कॉपी करते हुए टीपते हुए पकड़ा गया तो उसे अपमान की घूंट पीना पड़ा। उसे क्या अपमान की घूंट पीना पड़ा जब वो कॉपी करते हुए पकड़ा गया। तो ही हैड ए swallow ए ही हैड टू swallow ए bitter pill, उसे कड़वे घूंट, अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े जब वो कॉपी करते हुए पकड़ा गया। फिर आता है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। क्या था, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट की बात करें कि संदिग्ध वफादारी। क्या संदिग्ध वफादारी, जब उल्टे हाथ से कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है तो इसका मतलब ये क्या है कि उसकी वफादारी संदिग्ध, डाउटफुल सिंसियरिटी। ही इज काउडेंस, काउडिक मतलब कोई एक भीरू है, भीरू मतलब डरपोक इंसान है। टू पे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू ए फ्रेंड, एक जो कायर बंदा होता है जब वह किसी क्या कहते हैं ना कि उसका कोई दोस्त होता है, वो कहता है ना कि तू कर मैं देख लूंगा। कायर व्यक्ति जब ऐसे कहता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है जब समय आएगा वो भाग जाएगा, तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो कायर व्यक्ति जो खुद का सगा नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं हो सकता, तो इसके लिए कहा जाता है। तो हार्ड नट टू क्रैक। क्या हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है उसके लिए काम में लेते हैं। हार्ड नट टू क्रैक मतलब ए डिफिकल्ट जॉब। ए डिफिकल्ट जॉब मतलब कठिन कार्य, कठिन कार्य के लिए कहा जाता है। टू पास द आईएएस एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक, कि आईएएस की परीक्षा को पास करना कैसा होता है, हार्ड नट टू क्रैक, जैसे लगता है जैसे कोई बहुत कठिन कार्य है। फिर एप्पल पाई ऑर्डर मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्थित, इन परफेक्ट ऑर्डर। क्या एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्थित। हिज ऑफिस वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर, कि जो उसका ऑफिस है वो क्या पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, एप्पल पाई ऑर्डर के अंदर है। मतलब टू सिट ऑन द फेंस। क्या टू सिट ऑन द फेंस की बात करें कि मतलब तटस्थ रहना, मतलब कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसी के सगे संबंधी, मतलब निष्पक्ष रहना। तटस्थ रहना मतलब निष्पक्ष रहना, मतलब रिमेन न्यूट्रल इन ए डिस्प्यूट। कोई भी विवाद होता है तो विवाद के अंदर आपका निर्णय कैसा होना चाहिए, कि वैसा होना, तटस्थ रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। तो रिमेन नेचुरल इन ए डिस्प्यूट। तो अमेरिका शुड नॉट सिट ऑन द फेंस रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन कश्मीर, कि अमेरिका क्या है तटस्थ नहीं रहता जो कश्मीर के मुद्दे पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, मतलब सीमा पार आतंकवाद होता है, उसके मामले में अमेरिका तटस्थ नहीं रहता, मतलब हमारा साथ देने की बजाय पाकिस्तान का साथ देने लग जाता है कभी कभी, तो उसके लिए कही जाती है। क्या RS 1994 में क्वेश्चन आया हुआ था क्या, कि द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू सिट ऑन द फेंस, जो सरकार है हर मामले में निष्पक्ष नहीं रह सकती इन सच
एनी इम्पोर्टेंट मैटर, जिसमें तो कई बार कोई इम्पोर्टेंट मैटर होता है, उन मामलों में तो निष्पक्ष नहीं रह सकती सरकार। तो सरकार के लिए कही गई बात है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू सिट ऑन द फेंस। ये सरकार क्या है कि ऐसे मामलों में सिट ऑन द फेंस मतलब तटस्थ रहना नहीं रह सकती, जो इतने इम्पोर्टेंट मामले हैं उन मामलों में। फिर आता है ए बर्ड आई व्यू। क्या बर्ड आई व्यू का मतलब, ये जो पक्षी होता है जो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है पक्षी, तो जब वो दुनिया को देखता है तो उसे कैसे दिखती है दुनिया, दुनिया बहुत छोटी सी लगती है। मतलब विहंगम दृश्य, वाइड व्यू सीन फ्रॉम हाई, मतलब बहुत ऊंचाई से बहुत वाइड व्यू देखते हैं उसके लिए। यू मस्ट हैव ए बर्ड आई व्यू ऑफ ऑल द सब्जेक्ट बिफोर गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू। ये तुम्हें एक बार सरसरी नज़र से सभी चीज़ों को देख लेना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। तो तुम्हें क्या सभी चीज़ों को सरसरी नज़र से देख लेना चाहिए, मतलब तुम्हें ऊपर ऊपर से सबको देख लेना चाहिए। फिर RS 94 में आया हुआ क्वेश्चन है क्या, इन माई ओपनिंग लेक्चर, जो मेरा शुरुआती लेक्चर था उसमें आई प्रपोज टू गिव यू ए बर्ड आई व्यू ऑफ इंडियन फिलोसफी, कि उसमें मैंने क्या तुम्हें इंडियन फिलोसफी मतलब भारतीय जो दर्शन शास्त्र था उसका एक बर्ड आई व्यू दिया था, मतलब एक ऊपर ऊपर का पूरा विवरण दिया था, विहंगम दृष्टि दी थी। क्या था अप टू द मार्क। क्या अप टू द मार्क की बात करें, एज गुड एज नॉर्मल और अप टू द स्टैंडर्ड, मतलब वांछित स्तर का होना। एज गुड एज नॉर्मल और अप टू द स्टैंडर्ड, मतलब वांछित स्तर का होना, अप टू द मार्क। एज गुड एज नॉर्मल मतलब और अप टू द मार्क स्टैंडर्ड मतलब वांछित स्तर का होना, अप टू द मार्क। फिर बात करें दीज कैंडिडेट्स आर नॉट अप टू द मार्क, जो ये कैंडिडेट्स आए हैं आर नॉट अप टू द मार्क फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। जो बंदे आए हैं ये किसी वांछित स्तर के नहीं है, मतलब जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उस स्टैंडर्ड के नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो हर स्कूल वर्क इज नॉट क्वाइट अप टू द मार्क, कि जो उसका जो स्कूल का काम है वो कैसा है, मतलब वांछित स्तर का नहीं है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। RS 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा अप टू द मार्क। फिर आता टू क्रॉस वंस माइंड। टू क्रॉस वंस माइंड मतलब ऑफ आइडिया ऑकर ऑन वन, मतलब विचार आना। द आइडिया हैज जस्ट क्रॉस्ड इन माई माइंड, कि जो विचार है वो मेरे जस्ट अपने दिमाग में आया है। टू क्रॉस वंस माइंड मतलब वो जो विचार है जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया है, टू क्रॉस वंस माइंड। फिर टू कीप एट वंस एप एन, या टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, कि एक हाथ की दूरी पर रखना, मतलब कीप ए डिस्टेंस। कीप एट ए डिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को हम दूर रखते हैं, कीप एट ए डिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को हम दूर रखते हैं, उसके लिए कहते हैं कीप एट एन आर्म लेंथ, मतलब दूरी पे रखना। कीप दैट रोग एट एन आर्म लेंथ, कि जो रोग है उसको क्या है एक आर्म, एक निश्चित दूरी पे रखो। अब ये बताना रोग क्या है, लेकिन ये रोग को दूर रखो, ये आता है। क्या होता है ए स्ट्रॉम इन ए टीकअप। क्या ए स्ट्रॉम इन ए टीकअप मतलब मच, मतलब कोई बात का बतंगड़ बना देता है उसके लिए कही जाती है। 1997 का क्वेश्चन है कि मच एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग ट्राइवल, मतलब बात का बतंगड़ बनाना, मतलब मच एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग ट्राइवल मतलब बात का बतंगड़ बनाना, बेकार की बातें करना। तो हर इंटरकास्ट मैरिज हैज रेज्ड ए स्ट्रॉम इन ए टीकअप, कि जो उसकी इंटरकास्ट की जो बातें हैं, मैरिज की बातें हैं, उसने क्या किया स्ट्रॉम इन ए टीकअप मतलब बात का बतंगड़ बना रखा है। उसकी जो इंटरकास्ट मैरिज की बातों ने बात का बतंगड़ बना रखा है। फिर आता है बर्न मिडनाइट ऑयल, मतलब रात को देर तक जागना। क्या रात को देर तक जागना, बर्न मिडनाइट ऑयल मतलब RS 1994 2017 में आया क्वेश्चन है बर्न मिडनाइट ऑयल। रिमेन अवेक टिल लेट नाइट मतलब देर रात तक जागना, मतलब रिमेन अवेक टिल लेट नाइट मतलब रात को देर तक जागना। स्टूडेंट्स बर्न मिडनाइट ऑयल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डे, मतलब परीक्षा के दिन आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो रात को देर तक जागते हैं। स्टूडेंट्स बर्न मिडनाइट ऑयल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे, परीक्षा के दिनों में जो स्टूडेंट्स हैं मिडनाइट ऑयल करते हैं, मतलब रात को देर तक जागते हैं। सी हैज़ बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर गेटिंग रेडी फॉर हर एग्जामिनेशन, कि वह क्या है कि रात को आधी आधी रात तक भी जागने के लिए तैयार है, फॉर गेटिंग रेडी फॉर हर एग्जामिनेशन, ताकि वो परीक्षा में तैयार हो सके, उसके लिए वो रात रात भर भी जागती है। तो उसके लिए मिडनाइट ऑयल, बर्न मिडनाइट ऑयल मतलब रात को देर तक जागना।
फिर आता है टू बियर द बर्ंट ऑफ। क्या टू बियर द बर्ंट ऑफ मतलब कोई मेन दबाव होता है, मुख्य दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसको सहन करना। बियर द चीफ स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब मुख्य दबाव सहन करना। टू बियर द चीफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो उसकी बात करें, बियर द चीफ स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब मुख्य दबाव सहन करना। द पुअर बियर द बर्ंट ऑफ राइजिंग प्राइस, जो कीमतें बढ़ती है, चीज़ों की कीमत बढ़ती है, उसकी बात करें, गरीब आदमी होता है वही सबसे ज़्यादा उसका सहन करता है। गरीब आदमी को भी वही सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ता है। कि मुख्य बात करें तो कीमतों के बढ़ने का जो असर होता है वो सबसे ज़्यादा सहन किसको करना पड़ता है? गरीब आदमी को। तो गरीब आदमी सहन करता है उसकी। फिर आता है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग की बात करें तो एक ऐसी स्त्री जिसे विदुषी समझा जाता है, मतलब जो इंटेलिजेंट महिला होती है। वुमन हु इज रिगार्डेड टू हैविंग सुपीरियर लिटरेरी टेस्ट, मतलब एक ऐसी महिला जिसको इस तरह से रिगार्ड किया जाता है कि वह एक सुपीरियर लिटरेरी टेस्ट है, मतलब उसको पढ़ने की पढ़ाकू महिला है, पढ़ाकू लड़की है वो। एंड इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट मतलब जो विदुषी महिला समझी जाती है वो आता है ब्लू स्टॉकिंग। शी इज जस्ट ए ब्लू स्टॉकिंग एंड हैज़ नो डीप नॉलेज ऑफ लिटरेचर अदरवाइज, कि वह क्या एक विदुषी महिला मानी जाती है, विदुषी महिला लगती है, लेकिन वास्तव में देखें तो उसके पास जो लिटरेचर है उसकी कोई खास डीप गहरी नॉलेज नहीं है। फिर आता है टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। कई बार क्या है, आदमी जब इसको वैसे भी समझ के देख सकते हैं कि टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक मतलब टू डिस्कस पर्सनल मैटर इन पब्लिक। कोई व्यक्ति यदि अपने पर्सनल मैटर, जो व्यक्तिगत बातें होती है, उनको सार्वजनिक रूप से करने लगता है तो उसके लिए काम में लेते हैं व्यक्तिगत बातों की सार्वजनिक रूप से चर्चा करना। या व्यक्तिगत बातों की सार्वजनिक रूप से चर्चा करना मतलब टू डिस्कस पर्सनल अफेयर इन पब्लिक। डिस्कस योर पर्सनल डिफरेंसेस एट होम, कि खुद के जो व्यक्तिगत जो मतभेद है वो घर पे दूर करो। डू नॉट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक मतलब कि अपने पर्सनल बातों को सार्वजनिक रूप से चर्चा मत करो। टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक मतलब व्यक्तिगत बातों की सार्वजनिक रूप से चर्चा करना। फिर आता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब खतरे का साहसपूर्वक सामना करना। खतरे का साहसपूर्वक सामना करना मतलब टू फेस द डेंजर ब्रेवली। टू टेक बुल द बाय द हॉर्न मतलब सांड होता है, सांड को यदि आप सींगों से पकड़ते हैं, किससे पकड़ते हैं? फिर बुल बाय द हॉर्न मतलब सींगों से पकड़ते हैं, मतलब खतरे का साहसपूर्ण सामना करना। टू फेस द डेंजर ब्रेवली, टू फेस द डेंजर ब्रेवली मतलब खतरे का साहसपूर्ण सामना करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न एंड यू विल डेफिनेटली सक्सेस, कि जो खतरा है खतरे का साहसपूर्वक सामना करो कि एक दिन क्या तुम सक्सेस जरूर पाओगे, डेफिनेटली सक्सीड, एक दिन तुम सक्सेस जरूर हो जाओगे। फिर होता है फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर की बात करें तो ऑनेस्ट, फेयर एंड स्क्वायर की बात करें तो ऑनेस्ट आदमी को फेयर एंड स्क्वायर कहते हैं। ही इज फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग्स, वह क्या बिल्कुल ईमानदार है, उसकी जो डीलिंग्स है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग्स मतलब कि जो उसके व्यवहार है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। टू टर्न वंस बैक अपॉन, टू टर्न वंस बैक अपॉन की बात करें तो रिफ्यूज़ टू हेल्प तो सहायता करने से मना करना। टू टर्न वंस बैक अपॉन मतलब सहायता करने से मना कर देना। तो पीपल टर्न्स दियर बैक अपॉन फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ मिजरी, कि जब गरीबी आती है, क्या जब गरीबी आती है तो लोग क्या है कि सहायता करने से मना कर देते हैं उसके दोस्तों की। मतलब दोस्त भी है ना जो क्या करते हैं, सहायता करने से मना कर देते हैं जब गरीबी आती है, जब जरूरत पड़ती है तब दोस्त भी साथ देने से मना कर देता है। फिर बात करें टू बियर द पाम, क्या है? टू बियर द पाम की बात करें, टू बी सक्सेसफुल मतलब सफल होना। टू बी सक्सेसफुल मतलब सफल होना। ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सो ही इज श्योर टू बियर द पाम इन द लॉन्ग रन, कि वह बहुत ज़्यादा मेहनती है तो इसीलिए कि ही इज श्योर टू बियर द पाम, इसीलिए वो जरूर सक्सेस होगा इन लॉन्ग रन, बहुत लंबी दौड़ के अंदर। टू बियर द पाम मतलब सफल होना, टू बी सक्सेसफुल। फिर होता है एक कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी, कि मतलब एक मुर्गा और एक भैंसा लड़ रहे थे तो ये तो एक मनगढ़ंत कहानी लगती है जिसके कोई सिर पैर नहीं है वो। ही हैज़ इन्वेंटेड ए कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हिज फेलियर, मतलब जो वो असफल हो गया, फेल हो गया, तो उसके बारे में उसने एक मनगढ़ंत कहानी रची है, जैसे कोई मुर्गा और सांड लड़ रहे हैं जैसे। फिर आता है एक कर्टेंस लेक्चर,
का टेंस लेक्चर की बात करें, द रिव्यू ऑफ द वाइफ्स एट बेड टाइम, कि मतलब बिस्तर पे पत्नी से झगड़ा करना, तो उसे कहते हैं कर्टेंस लेक्चर। तो सोते समय पत्नी की डांट या झिड़की होती है ना, उसे क्या कहते हैं, कर्टेंस लेक्चर। हिज वाइफ इज इन द हैबिट ऑफ गिविंग ए कर्टेंस लेक्चर, कि उसकी पत्नी है, उसको क्या एक तरह की हैबिट हो चुकी है कि वो कर्टेन लेक्चर दे, मतलब सोते समय झिड़की दे, उसकी आदत हो चुकी है। ए ब्लैक लैग, मतलब ए पर्सन हु ऑफर्स टू वर्क व्हेन द रेगुलर वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, मतलब एक आदमी जो उस समय काम करता है जब जो रेगुलर कर्मचारी है वो काम नहीं करता है, मतलब प्रतिस्थापन कार्य, मतलब कोई रेगुलर काम करता है उसकी जगह कोई दूसरा आदमी काम करता है, वो तो है नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लैक लैग। मतलब रमेश वर्कड एज ए ब्लैक लैग ड्यूरिंग द स्ट्राइक, रमेश ने कैसे काम किया है, जब स्ट्राइक चल रही थी तब काम किया है, तो उसे ब्लैक लैग कहेंगे। टू पोक वंस नॉइस, टू पोक वंस नॉइस मतलब किसी काम में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। टू पोक वंस नॉइस मतलब किसी काम में हस्तक्षेप करना, टू पोक करना मतलब इंटरफेयर करना। डोंट पोक योर नॉइस इन माई अफेयर्स, अपने जो नाक है वो मेरे काम में मत अड़ाओ, मतलब मेरे काम में बेकार का हस्तक्षेप मना करो। टू पोक वंस नॉइस मतलब हस्तक्षेप करना। टेक स्टॉक ऑफ, क्या, टेक स्टॉक ऑफ मतलब टू एवेल्युएट, मतलब मूल्यांकन करना। टेक स्टॉक ऑफ मतलब मूल्यांकन करना। ये आज का आखिरी रहेगा, इसी के साथ खत्म करेंगे। तो वी शुड टेक स्टॉक ऑफ आवर पास्ट अचीवमेंट, कि हमें कि जो हमारे पिछली जो अचीवमेंट है उनका मूल्यांकन, सही मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये हमारी जो इडियम्स है उसका पार्ट 1 है, तो इसके 2 पार्ट और आएंगे जिनके अंदर हम क्या है इडियम्स को पूरा कर देंगे। तो ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बी.के. रस्तोगी है, उस बुक से लिए गए हैं। तो यदि आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी परीक्षाओं के लिए ये चीज़ें काम आती है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको भी यदि चीज़ें पसंद आती है तो हमें अप्रिशिएट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।